नमो नमः विद्यार्थियों। जैसा कि हम संस्कृत शिक्षण में आज छंद भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम छंद का परिचय तथा छंद के भेद और प्रकार इसके बारे में हम जानेंगे। मित्रों, जैसा कि अब लॉकडाउन है और इसमें हम घर बैठे ही शिक्षण करें तो अति उत्तम होगा। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसको शेयर करो और पसंद आए तो लाइक करो। अब विद्यार्थियों, जैसा कि हम छंद प्रकरण भाग 1 में छंद की परिभाषा, उसके प्रकार एवं उनके भेदों से हम जानेंगे कि छंद किस प्रकार से हम उनको पहचानेंगे और उनका उदाहरण किस प्रकार से होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम अपने जो उद्देश्य हमारा उसके ऊपर आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहले हम छंद की परिभाषा जानेंगे। तो छंद की परिभाषा, छंद से परिभाषा आच्छादनम आवरणम व छंद है, अर्थात ढकना या आच्छादन करना ही छंद कहलाता है। यानी कोई भी आवरण हो उसको वर्णों से ढकना, वर्णों से आवृत करना ही छंद कहलाता है। क्योंकि साहित्य में वर्ण होते हैं और उन्हीं वर्णों को आच्छादित किया जाता है, तो वो छंद के माध्यम से किया जाता है। तो अब छंद को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, वैदिक छंद, लौकिक छंद। इस प्रकार से लौकिक छंद और वैदिक छंद को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और वैदिक छंद, जिसको हम अक्षर छंद भी कहते हैं, इनकी कुल संख्या 26 होती है। और इसको हम प्रयोगात्मक छंद भी, जो प्रयोग की दृष्टि से होते हैं, इनकी संख्या 21 होती है। अब जो हम प्रयोग में लेते हैं उनको हम 21 छंद ही हमारे काम में आने वाले होते हैं। और यदि कुल संख्या पूछी जाए वैदिक छंदों की, तो हम उसका जवाब देंगे कि वैदिक छंद 26 होते हैं, लेकिन लोक व्यवहार में 21 ही काम आते हैं। दोस्तों, ये वेदों में काम आने वाले छंद हैं। तो जो हमारी लौकिक संस्कृति में काम आते हैं वो लौकिक छंद हैं। अब इन लौकिक छंदों को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्राओं के आधार पर जिन छंदों की गणना होती है वह मात्रिक छंद कहलाता है, और जिन छंदों की वर्णों के आधार पर गणना होती है वो वर्णिक छंद कहलाता है। इस प्रकार से हम वर्णों का भेद कर सकते हैं। तो लौकिक छंद को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। अब पुनः जो मात्रिक छंद है, जिसमें मात्राओं से छंद की पहचान होती है, उसमें एकमात्र उदाहरण होगा हमारा आर्या छंद। तो आर्या छंद में जो 57 मात्राएं होती हैं, इनको हम पदों के हिसाब से समझेंगे कि कौन से पद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो अब मात्रिक छंद में केवल मात्र एक उदाहरण होगा हमारा आर्या छंद। अब आते हैं हम वर्णिक छंद में। तो वर्णिक छंद को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, संवृत, अर्धसंवृत और विसंवृत। इस प्रकार से वर्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम संवृत छंद के बारे में जानेंगे। समवर्त अर्थात जिसके प्रत्येक पद में 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं, वो समवृत छंद कहलाता है। इसी प्रकार से अर्धसंवृत, यानी जिसके पहले और तीसरे पाद में तथा दूसरे और चौथे पाद में समान वर्ण हो, वह अर्धसंवृत छंद होगा। इसी प्रकार से जिसके प्रत्येक पद में अलग अलग मात्राएं या वर्ण हो, वो विसंवृत छंद होता है। तो विसंवृत के प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे विसंवृत छंद कहते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जो हमारा जो मात्रिक छंद है आर्या, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आर्या छंद, इसका लक्षण मैं आपको स्मरण करवा रहा हूं और फिर मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से यहाँ मात्राओं की गणना हो रही है और ये मात्रिक छंद है। तो सबसे पहले हम लक्षण के बारे में हम जानेंगे। जैसे इसका लक्षण होता है, यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीये 18 द्वितीये चतुर्थे 15 आर्या। तो विद्यार्थियों, जिसके प्रत्येक पाद में, प्रत्येक
प्रथम पाद में द्वादश मात्रा तथा तृतीय में भी द्वादश मात्रा होती है, तथा द्वितीय और चतुर्थ में, द्वितीय में अष्टादश और चौथे में पंचदश 15 मात्राएं हों, वहां पर आर्या छंद है। तो विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखना, पहले और तीसरे में 12 मात्राएं, दूसरे में 18 मात्राएं तथा चौथे में 15 मात्राएं हों, वहां आर्या छंद होता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ किस प्रकार से मात्राओं की गणना होगी। अब मात्राओं की गणना के लिए ध्यान रखना, जो ह्रस्व वर्ण होगा, ह्रस्व वर्ण का मतलब छोटा वर्ण, उसके लिए 1 मात्रा की गिनती करेंगे, तथा जो दीर्घ का मतलब आ, ई, उ, री, बड़े स्वर जिनमें मिले हुए हैं, उनके लिए हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आया है, अपरितोषात् विदुषां निषादु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानां आत्ममन्ये प्रयत्नं चेत्। अब इस उदाहरण में हम मात्राओं की गणना करते हैं कि प्रथम पाद में 12 मात्राएं किस प्रकार से आ रही हैं, द्वितीय पाद में 18 मात्राएं किस प्रकार से आ रही हैं, तृतीय पाद में 12 मात्राएं किस प्रकार से हैं, तथा चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं किस प्रकार से हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखना, हम गिनती कर रहे हैं कि आ के लिए दीर्घ है, इसलिए इसकी 2 मात्राएं गिनेंगे, पै के लिए 1, री 1, तो 2 मात्राएं, साध दे की इसके साथ काउंटिंग हो जाएगी, और वी 1, 2, साम। इस प्रकार से यहाँ 12 मात्राएं हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 मात्राएं। और इसी प्रकार से जो दूसरा चरण होगा, जिस प्रकार से यहाँ हम गिन रहे थे कि पहले पाद में 12 मात्राएं तथा दूसरे पाद में 18 मात्राएं। अब 18 मात्राएं किस प्रकार से होंगी, 1, इसकी सा की 2, धू की 1, मन्ने की 2, ये 2, पै 1, यो 2, ग 1, वी 1, और आधा अर्धवर्ण आ गया इसलिए इसकी 2 मात्राएं, और ग्या नेम। इस प्रकार से यहाँ 18 मात्राएं होंगी। और ऐसे ही यहाँ 12 मात्राएं, ब, ल, व, द, पी, सी, शी, ता, नाम। इस प्रकार से यहाँ 12 मात्राएं, और यहाँ पर 15 मात्राएं, 2, इसकी 2, ये की भी 2 हो जाएंगी क्योंकि अर्धवर्ण आ गया इसलिए 2, पै 1, ये 2, ये 1, इसकी भी 2, 2, और इस प्रकार से ये 15 मात्राएं गिनेंगे। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से पहले पाद में 12 मात्राएं, दूसरे पाद में 18 मात्राएं, तीसरे पाद में 12 मात्राएं तथा चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं जहां होंगी वहां आर्या छंद होता है। इस प्रकार से हम मात्राओं की गिनती गिन लेंगे तो हमारे पास आर्या छंद की काउंटिंग हो जाएगी। अब हम चलते हैं अनुष्टुप छंद में। अब अनुष्टुप छंद का जैसे लक्षण होता है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। अब विद्यार्थियों जिस प्रकार से यहाँ अनुष्टुप छंद का मैं आपको अर्थ समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना कि श्लोक के षष्ठम 6वां जो चरण होगा वो गुरु होगा, और सर्वत्र लघु पंचमम और 5वां वर्ण सब जगह लघु होगा, और दूसरे और चौथे पाद में तो ह्रस्व और अन्य जो पहला और तीसरा पाद बचा है वहां दीर्घ। 7वां चरण होगा वहां अनुष्टुप छंद होगा। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, जिसके पंचम और षष्ठम और सप्त ये 3 वर्ण गिनेंगे। पंचम वर्ण तो लघु, पंचमम का मतलब लघु होगा, षष्ठम वर्ण गुरु होगा, और 7वां जो वर्ण होगा उस
उसमें ध्यान रखना पहला और तीसरा पाद उसमें तो आपको गुरु मिलेगा, एस जिसको हम एस के चिन्ह से व्यक्त करेंगे इसको गुरु बोलते हैं। और जो दूसरा और चौथा पाद होगा उसमें रैस्व जिसको हम आई के नाम से लघु बोलते हैं, इसके लघु, और पहले और तीसरे में गुरु। अब देखो इसका उदाहरण है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातहं वंदे परमानंद माधवम। यहाँ विद्यार्थी देखना पंचम वर्ण 1 2 3 4 5 ती, ये पंचम वर्ण गुरु रैस्व आ गया। और वा का मतलब गुरु है, चा ये भी गुरु हो गया। यानी पंचम वर्ण पहले पाद में पंचम वर्ण लघु और षष्टम वर्ण गुरु और सप्तम वर्ण भी गुरु। इसी प्रकार से हम द्वितीय पाद में गिनते हैं तो पंचम वर्ण लघु और षष्टम वर्ण गुरु और सप्तम वर्ण लघु। इस प्रकार से जहां होंगे प्रत्येक पाद में पंचम षष्टम और सप्तम यानी लघु गुरु और लघु द्वितीय पाद में। इसी प्रकार से हम तृतीय पाद में चलते हैं। तृतीय पाद में पंचम वर्ण लघु, षष्टम वर्ण गुरु और सप्तम वर्ण भी गुरु होगा। इस प्रकार से चतुर्थ पाद में पंचम वर्ण लघु, षष्टम वर्ण गुरु और सप्तम वर्ण लघु। ऐसी स्थिति आए वहां पर अनुष्टुप छंद होता है। इस प्रकार से हम पहचान लेंगे, पांचवें, छठवें और सातवें वर्णों से इसकी पहचान होगी। अब हम चलते हैं इंद्रवज्र में। हमारा इसका लक्षण होता है शादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगोगे। तो इसको हम बार बार बोलेंगे तो ये स्मृत हो जाएगा, इसको हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब इसका मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। शात यानी होता है इंद्र वज्रा छंद, जहां पर यदि तैगण जयगण और उसके बाद में दो तो तैगण हो गए, एक जयगण हो गया और दो अंत में गुरु हो गए। तो इस प्रकार से 11 वर्ण होंगे। तो मित्रों 11 वर्णों के 3 छंद पढ़ेंगे हम। तो जिस छंद में 11 वर्ण हो और जिसका पहला वर्ण गुरु हो, वहां तो आपको इंद्रवज्रा करना है। गुरु का मतलब दीर्घ वर्ण हो पहला, तो वहां पर इंद्रवज्रा छंद होगा। जैसे इस प्रकार से इसका लक्षण है, उदाहरण है अर्थो ही कन्या पर की एव तामद्य संप्रेष परिगृहीतुम जातो ममायम विसदे प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। तो ये जो श्लोक बोल रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के चौथा श्लोक है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया श्लोक है। तो इसमें जो ए आया है इससे पहले रे आ गया, इसलिए ये दीर्घ वर्ण हो गया। और थो में भी ये दीर्घ हो गया। ही आई, कैन्या एस, या एस या गुरु, एस बोल दिया गुरु, पै लघु, रे लघु, की गुरु, ये लघु, ए गुरु, व। इस प्रकार से हम इनकी गणना करेंगे तो ये 3 वर्णों का एक गण हो गया। फिर ये 3 वर्णों को मिलाएंगे, फिर 3-3 के जोड़े बना करके इसका गण निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लक्षण हमारे पास है शादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगोगे, गौ गए, दो अंत में 2 गुरु होंगे। तो वहां पर ये लक्षण हमारे सामने प्रकट होगा। शात इंद्र वज्रा यदि तौ जगोगे, ताराज तैगण हो गया, फिर दोबारा से तैगण हो गया, फिर जय भान जयगण हो गया और फिर अंत में 2 गुरु हो गए। इस प्रकार से यहाँ 2 गण आते, 2 अंत में गुरु होंगे, वहां इंद्र वज्रा छंद होता है। अब जो हम ये गण का विचार कर रहे हैं, इनका एक सूत्र होता है ये माता राज भान सलगा, जो 8 गणों को प्रकट करता है। और इनसे 8 गण होते हैं, जो हमारा अगला वीडियो भाग 2 होगा उसमें हम बात करेंगे कि ये गण जो निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालेंगे। अब हम जो हमारा अगला जो छंद है वो उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा का जो लक्षण होता है वो उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गए। तो ये इसका अर्थ हिंदी अर्थ समझना,
उपेंद्र वज्रा छंद वहां होगा जहां जयगण, फिर तयगण और फिर दोबारा से जयगण हो और अंत में गुरु हो, वहां पर उपेंद्र वज्रा छंद होता है। तो इसमें भी 11 वर्ण होंगे, लेकिन यह ध्यान रखना कि पहला वर्ण लघु होगा, क्योंकि यहाँ जैसे इंद्र वज्रा में तो गुरु आया था पहला वर्ण है, इसलिए उसकी पहचान कर लेंगे, और यहाँ पहला वर्ण लघु होगा तो इसकी हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर गण विचार कर रहे हैं। जैसे तय का तो हम गिनेंगे नहीं, अर्धवर्ण है, व का लघु हो गया, में गुरु, व लघु, मा गुरु, ता गुरु, से लघु, पी लघु, ता गुरु, व लघु, में गुरु और लघु। इस प्रकार से हम गण विचार करेंगे तो यहाँ जोड़े बन जाएंगे 3-3 के, और अंत में लघु, गुरु और लघु होगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि अर्धवर्ण ये अंत में जो गुरु होता है वो अंत में गुरु ही माना जाता है। अर्धवर्ण जो अंत में जो वर्ण आता है ना, उसको हम गुरु या लघु दोनों ही समझ सकते हैं। अंत गुरु, तो इस प्रकार से अंत गुरु होता है ना, वो एक सूत्र होता है अंत गुरु। तो अब हम इनका गण विचार करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था लक्ष्य में जय भान, जय तय जय, तो जय भान जय गण हो गया इसमें, और फिर इसमें ताराजय तय गण और जय भान जय गण। इस प्रकार से जय गण, तय गण और फिर जय गण, और अंत में 2 गुरु आए, वहां पर उपेंद्र वज्रा छंद होता है। अब विद्यार्थियों, एक जो छंद बचा है उपजाति। अब जो उपजाति जो छंद होता है वो इन दोनों छंदों का मिश्रित छंद होता है, जिसमें 11 वर्ण होते हैं, और 4 चरणों में से एक चरण में यदि उपेंद्र वज्रा आ जाए और 3 चरणों में इंद्र वज्रा हो, या एक चरण में उपेंद्र वज्रा आ जाए या 3 चरणों में इंद्र वज्रा छंद हो, वहां पर उपजाति छंद होता है। तो ये एक मिश्रित छंद है। तो यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मिश्रित छंद का उदाहरण बताइए, तो आप डायरेक्ट बता देना उपजाति। तो उपजाति छंद है वो मिश्रित छंद है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है, काफी बार पूछा गया है, तो इसका हम जवाब देंगे मिश्रित छंद है उपजाति। अब हम उपजाति छंद के बारे में जो उदाहरण है हमारा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, उसको हम याद कर लेंगे। ये बहुत ही नीति शतकम का उदाहरण है, उसको हम पढ़ेंगे। ये सामने विद्यान तपो निदानम, ये सामने विद्या ने तपो निदानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे। हे मृत्युलोके भूभार भूता, हे मृत्युलोके लोके भूभार भूता, भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सरन्ति, मृगा सरन्ति। अब देखो, इसमें यदि हम जो छंद विचार करते हैं तो इसमें एक चरण में तो इंद्र वज्रा होगा और बाकी के जो चरण होंगे उसमें उपेंद्र वज्रा होगा। जिस प्रकार से हम इधर देखते हैं तो यहाँ पर इंद्र वज्रा छंद है, इस लाइन में इंद्र वज्रा छंद आ गया, इंद्र वज्रा। अब जो दूसरा चरण होगा ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे, इसमें भी इंद्र वज्रा छंद हो गया, इंद्र वज्रा। अब हम तीसरे चरण की बात करें, ते मृत्युलोके भूभार भूता, इसमें भी इंद्र वज्रा छंद है, इंद्र वज्रा। जो अंतिम चरण है हमारा मनुष्य रूपेण मृगा सरन्ति, इसमें उपेंद्र वज्रा छंद आ गया, उपेंद्र वज्रा। तो हम यहाँ पर गण विचार के हिसाब से छंद की पहचान कर लेंगे
और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसका पहला वर्ण यदि गुरु हो वहां तो इंद्र वज्रासन होगा, और जिसका पहला वर्ण लघु हो वहां पर उपेंद्र वज्रासन होगा। ये पहचान कब होगी? जब हम वर्णों को गिनेंगे और वर्ण एकादश का मतलब 11 वर्ण होंगे, तब ही हम ऐसी इस छंद को पहचान पाएंगे। तो ये 3 छंद हैं जिनमें एकादश वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। तो 11 वर्णों के और भी छंद आएंगे, वो मैं अगले वीडियो में आपको फिर से अच्छी प्रकार से समझाऊंगा और आपको दोबारा से इसका रिवीजन भी करवाऊंगा। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम ये छंद प्रकरण भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं, तो कल मैं पुनः छंद भाग 2 का वीडियो लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।